जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्लेटफॉर्म में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग प्रैक्टिस सेट 4 को देखने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने प्रैक्टिस सेट 3 को ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, वो भी डिटेल में। तो जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करें। और हाँ दोस्तों, पीआरटी की जो क्लास है, लगातार आप लोग का डिमांड है कि पीआरटी की प्रैक्टिस सेट भी सर आप लेकर आइए। तो पीआरटी का भी जो प्रैक्टिस सेट है मुझे मिल गया और जल्द ही मैं उससे रिलेटेड जो है दोस्तों वीडियो अपलोड करूंगा। तो चलिए दोस्तों, आज के फर्स्ट क्वेश्चन के साथ इस डिस्कशन को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि मुगल कालीन स्थापत्य कला अपने चरम पर कब पहुंचा। तो दोस्तों यहाँ कुछ पॉइंट आपको याद रखना है कि स्थापत्य कला का शुरुआत मुगल काल में किससे माना जाता है। तो अकबर के काल में स्थापत्य कला की शुरुआत होती है और ये जो स्थापत्य कला है अपने चरमोत्कर्ष पर शाहजहां के शासनकाल में पहुंच जाता है। वहीं बात करें जहांगीर के काल को, तो जहांगीर के काल को मुगल चित्रकला का स्वर्ण युग के नाम से हम लोग जानते हैं। और जहांगीर के से रिलेटेड आपको एक बात और याद रखना है कि पित्रा द्यूरा का सर्वप्रथम प्रयोग जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। और किनके मकबरे पर सर्वप्रथम पित्रा द्यूरा का प्रयोग किया गया था, तो एतमादुद्दौला, याद रखना है एतमादुद्दौला के मकबरे पर सर्वप्रथम पित्रा द्यूरा का प्रयोग किया गया था। एतमादुद्दौला कौन थे, तो ये नूरजहां के पिता थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों जिसे आपको ध्यान में रखना है। बढ़ते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन कि बाल विवाह निषेध अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ। तो याद रखना है कि बाल विवाह निषेध अधिनियम 1929 ईस्वी में पारित हुआ था। क्या था इस नियम में, तो इस नियम में कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र के लड़के और 14 वर्ष से कम उम्र की लड़कियों का विवाह निषेध कर दिया गया इस अधिनियम के तहत। आगे चलकर क्या होता है, आगे चलकर लड़कों की जो विवाह की न्यूनतम आयु है वह 21 वर्ष तय किया गया और लड़कियों की विवाह की जो न्यूनतम आयु है वो कितना वर्ष तय किया गया, 18 वर्ष तय किया। तो ये कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट्स है दोस्तों, ध्यान में रखना है आपको। नेक्स्ट कि कुंवर सिंह कहाँ के जमींदार थे। तो सभी को मालूम होगा कि कुंवर सिंह कहाँ के ये जमींदार थे, तो यह आरा के समीप जगदीशपुर के ये जमींदार थे। और 1857 के विद्रोह के सबसे महत्वपूर्ण कड़ी माना जाता है दोस्तों बाबू वीर कुंवर सिंह को। नेक्स्ट है कि अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था। तो याद रखना है कि अंग्रेजी शासन द्वारा भारत में अपनाई गई नई भूमि व्यवस्था का प्रमुख उद्देश्य क्या था, तो व्यापारिक लाभ प्राप्त करना इनका प्रमुख उद्देश्य था। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है कि समुद्रगुप्त की प्रशस्ति किसने लिखी है। सभी को मालूम होगा कि समुद्रगुप्त की जो प्रयाग प्रशस्ति है वह किसके द्वारा लिखा गया है, तो इनके दरबारी कवि है हरिसेन, इन्हीं के द्वारा यह प्रयाग प्रशस्ति लिखा गया है। और यह जो है अशोक के स्तंभ पर खुदा हुआ है। ये जो प्रयाग प्रशस्ति है कहाँ पर है, तो यह अशोक के स्तंभ, अशोक का जो प्रयाग स्तंभ है उसी पर यह खुदा हुआ है दोस्तों, याद रखना है ये पॉइंट। इसमें प्रयाग प्रशस्ति में क्या बताया गया, तो प्रयाग प्रशस्ति में समुद्रगुप्त को महाराजा धीराज और चंद्रगुप्त प्रथम एवं कुमार देवी का पुत्र कहा गया है। और इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है दोस्तों इस प्रशस्ति में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, याद रखेंगे। नेक्स्ट है कि जल मंदिर कहाँ अवस्थित है। तो जल मंदिर जो है दोस्तों पावापुरी में अवस्थित है, बिहार के नालंदा जिले में है यह पावापुरी, वहीं पर जो है दोस्तों जल मंदिर अवस्थित है। और ये जैन धर्म के जो भी मानने वाले लोग हैं उनके लिए यह पवित्र स्थल माना जाता है। क्यों माना जाता है, क्योंकि यहीं पर जो है भगवान महावीर को क्या हुआ था, निर्वाण की प्राप्ति हुई थी, याद रखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा दोस्तों कि प्रारंभिक औजार अधिकांशतः किस चीज से बने होते थे। तो ये इजी सवाल है कि जो प्रारंभिक औजार बने होते थे वो अधिकांशतः पत्थर के बने होते थे। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और ये सभी के सभी एनसीईआरटी से रिलेटेड जो है दोस्तों क्वेश्चन दिए गए हैं जिसे आपको ध्यान में रखना है। फिर है दोस्तों ये इंपॉर्टेंट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है कबीर, तो इनका कार्यकाल कब से कब तक रहा था। तो याद रखना है कबीर जो थे कब से कब तक के थे ये, तो 15वीं सदी से लेकर 16वीं सदी के बीच के थे ये कबीर। रामानुज की अगर हम बात करें तो ये थे 11वीं से 12वीं सदी के बीच। तुलसीदास की बात करें तो तुलसीदास किसके समकालीन थे, तो ये याद रखना है अकबर के समकालीन थे। तो यहाँ से आपको रिलेट करके आंसर दे सकते हैं कि अकबर का कार्यकाल कब से कब तक था,
तो अकबर का जो कार्यकाल था दोस्तों वह 16वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी के बीच था। यानी 1605 ईस्वी में क्या होता है, अकबर की मृत्यु हो जाती है। तो आप यहाँ से इसको आसानी से रिलेट कर सकते थे। फिर नामदेव की अगर बात करें तो महाराष्ट्र में भक्ति आंदोलन के ये प्रमुख नेता माने जाते हैं, प्रमुख अनुयायी माने जाते हैं नामदेव। तो याद रखना है कि इनका जो है पीरियड कब से कब तक रहा, तो 13वीं से 14वीं सदी के मध्य रहा था। ठीक है, तो अगर हम बात करें ए का, तो ए का क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, बी का कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, सी का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और डी का कितना हो जाएगा दोस्तों 2 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4 3 1 2। तो 4 3 1 2 किस में है, तो यह है ऑप्शन ए में। ठीक है दोस्तों, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। गड्डी गडेरिया यह कहाँ पर पाया जाता है, तो गड्डी जो गडेरिया है दोस्तों यह पश्चिमी हिमालय में पाया जाता है, याद रखना है। खोखर जो जाति है दोस्तों वह कहाँ पर पाया जाता है, तो खोखर पाया जाता है यह पंजाब में। चेड़ सरदार शाही कहाँ पर पाया जाता है, तो यह पाया जाता है बिहार और झारखंड में। और भील की अगर हम बात करें कि भील जनजाति कहाँ पर निवास करती है, इनका निवास कहाँ पर है, तो यह पश्चिम और मध्य भारत में भील जनजाति निवास किया करती है दोस्तों, याद रखना है। तो ए का कितना हो गया 3, बी का हो गया कितना दोस्तों 1, सी का हो गया 4 और डी का कितना हो गया 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3142। 3142 किसमें है, तो यह है ऑप्शन ए में। नेक्स्ट है दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में मणिग्रामम होता था। तो दक्षिण भारत में 8वीं शताब्दी में जो मणिग्रामम था वो क्या था दोस्तों, तो वह एक व्यापारी संघ। मणिग्रामम के अलावा और क्या याद रखना है, नाना देशी भी क्या था, एक प्रकार का व्यापारी संघ था। तो ये दोनों पॉइंट आपको याद रखना है, मणिग्रामम और नाना देशी के बारे में। क्या था यह एक व्यापारी संघ था। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। जहांगीर का कार्यकाल की अगर हम बात करें तो 1605 ईस्वी में अकबर की मृत्यु होती है और उसके बाद गद्दी पर कौन बैठता है, तो जहांगीर। तो 1605 ईस्वी से 1627 ईस्वी तक इसका कार्यकाल है। बाबर की अगर हम बात करें तो बाबर का कार्यकाल कब से कब तक था, तो आप आसानी से लगा सकते हैं कि बाबर का जो कार्यकाल था वो 1526 ईस्वी में पानीपत के प्रथम विश्व युद्ध में विजय होता है और इस प्रकार जो है मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है भारत में। तो 1526 से 1530 ईस्वी तक इसका शासनकाल है। अकबर की बात करें तो अकबर जो है दोस्तों 1556 से 1605 ईस्वी तक शासन करता है और औरंगजेब जो है दोस्तों 1658 से लेकर 1707 ईस्वी तक शासन करता है भारत पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 1 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3124। 3124 किसमें है, तो यह है ऑप्शन डी में। राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। फिर एक कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है हमारा, मुगल जो है, मुगल अपने को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। बिल्कुल सही है दोस्तों कि मुगल जो है अपने आप को मंगोल या मुगल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। कारण इसका दिया गया कि चंगेज खां से जुड़ी स्मृतियां सैकड़ों व्यक्तियों के नरसंहार से संबंधित थी। इसी कारण जो है दोस्तों मुगल अपने आप को मुगल या मंगोल कहलवाना पसंद नहीं करते थे। तो कारण भी सही है और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से चोल मंदिर के लिए काम करने वाले कौन कौन थे। तो चोल मंदिर के लिए काम करने वाले कौन कौन से थे दोस्तों, याद रखना है। इसमें बावर्ची भी शामिल थे, मेहतर भी शामिल थे, मालाकार भी थे, पुरोहित भी थे, नर्तक और संगीतकार। ये सभी के सभी चोल मंदिर के लिए काम करने वाले लोग थे, याद रखना है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है हमारा, मध्यकाल के दौरान पांडुलिपि की प्रतिकृति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। छापे खाने न होने से नकलविश हाथ से ही इन्हें बनाते थे। बिल्कुल सही है कि छापे खाने उस समय मौजूद नहीं थे, जिसके कारण जो नकल नवीस थे हाथ से ही इन्हें बनाया करते थे। 14 फिर सेकंड स्टेटमेंट हमारा, इन्हें बनाते हुए लिपिक हूबहू प्रतिलिपि बनाते थे। तो यह गलत है दोस्तों, इन्हें बनाते समय लिपिक जो थे हूबहू प्रतिलिपियां नहीं बनाते थे बल्कि कुछ उसमें ऐड भी वो करते थे। नेक्स्ट है कि एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न प्रतिलिपियां एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई थी। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि एक ही मूल ग्रंथ की भिन्न भिन्न जो प्रतिलिपियां थी एक दूसरे से बहुत ही अलग हो गई थी। यह स्टेटमेंट सही है। राइट आंसर की बात करें सही उत्तर का, तो इसमें जो केवल है 1 और 3 जो है सही है।
दो इसमें गलत दिया गया है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त की प्रशस्ति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको कि इसमें समुद्रगुप्त को एक योद्धा, युद्ध को जीतने वाला राजा, विद्वान तथा एक उत्कृष्ट कवि के रूप में भरपूर प्रशंसा की गई है। बिल्कुल सही है, जैसा कि मैंने प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बताया था आपको कि इसमें समुद्रगुप्त के विजयों का उल्लेख किया गया है। कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक है इनके दरबारी कवि हरीश सेन। इसमें लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। बिल्कुल सही है दोस्तों कि इसमें लंबे लंबे वाक्य दिए गए हैं। और इसमें हरीश सेन ने इसमें 5 विभिन्न प्रकार के राजाओं तथा उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन किया। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें गलत दिया गया है। 5 प्रकार के राजाओं का नहीं, बल्कि याद रखना है 4 विभिन्न प्रकार के राजाओं तथा उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीतियों का वर्णन इसमें किया गया। राइट आंसर की बात करें तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा केवल 1 और 2। नेक्स्ट है कि मौर्य साम्राज्य के प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला हमारा कथन है कि इस साम्राज्य के अंतर्गत आने वाले सभी प्रांतों पर संपूर्ण नियंत्रण पाटलिपुत्र से किया जाता था। यह पहला स्टेटमेंट दिया गया है। तो याद रखना है कि इस साम्राज्य के अंतर्गत जो है आने वाले सभी प्रांतों पर संपूर्ण नियंत्रण पाटलिपुत्र से किया जाता था, ऐसा कहना गलत है। कई जगहों से साम्राज्य को संचालित करने के लिए कंट्रोल किया जाता था दोस्तों, तो ये स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा है कि सामान्यतः राजकुमार को उन क्षेत्रों का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाया जाता था। बिल्कुल सही है कि साम्राज्य को प्रांतों में बांटा गया था और हर प्रांत के लिए एक राज्यपाल होता था यानी एक गवर्नर होता था, और सामान्यतः जो थे राजकुमार उनको इस क्षेत्र का राज्यपाल बनाया जाता था। तो ये स्टेटमेंट सही है। फिर कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इन इलाकों में मौर्य सम्राट केवल मार्गों एवं नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। तो बिल्कुल सही है कि प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र होने के कारण इन इलाकों में मौर्य जो सम्राट थे केवल मार्गों एवं नदियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करते थे। चौथा है हमारा कि इस साम्राज्य के जंगल वाले इलाकों में रहने वाले लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। तो यह भी बिल्कुल सही है कि इस साम्राज्य के अंतर्गत जंगल में जो लोग रहते थे वहां के लोग काफी हद तक स्वतंत्र थे। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 2, 3 और 4 सही है। 17 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको कि ऋग्वेद की प्रार्थनाओं में निम्नलिखित में से किन नदियों का उल्लेख किया गया। तो इसमें गंगा का भी उल्लेख किया गया, सरस्वती का भी उल्लेख किया गया, यमुना का भी उल्लेख किया गया, सिंधु और उसकी सहायक नदियों का भी इसमें उल्लेख देखने को मिलता है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो नीचे दिए गए कूट में सही उत्तर का चयन, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो सही उत्तर हो जाएगा उपयुक्त सभी। और अगर हम बात करें कि गंगा और यमुना का, तो ऋग्वेद में गंगा और यमुना का मात्र एक बार उल्लेख किया गया है दोस्तों। एनसीईआरटी का ये फैक्ट है, याद रखना है। हालांकि मैंने इसका पीडीएफ जो है दोस्तों टेलीग्राम पे मैं इसका पीडीएफ दे दूंगा, आप वहां से जाकर इसका डिटेल देख सकते हैं। और याद रखना है आपको दोस्तों, क्या एक सवाल का जवाब आपको देखना है कि ऋग्वेद में सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख किया गया है और सबसे पवित्र। 2 क्वेश्चन आपको कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना है कि सबसे पवित्र नदी ऋग्वेद में किसे माना जाता है और सर्वाधिक बार किस नदी का उल्लेख ऋग्वेद में देखने को मिलता है। ये दोनों आपको कमेंट बॉक्स में मुझे लिखकर बताना है। नेक्स्ट है कि हड़प्पा सभ्यता के नगरीय जीवन समाज के बारे में विचार कीजिए। पहला है शासक वर्ग, दूसरा है लिपिक वर्ग, शिल्पकार। उपयुक्त में से कौन हड़प्पा सभ्यता के नगरीय समाज के अंग थे? तो हड़प्पा समाज के नगरीय समाज के जो अंग थे वो शासक वर्ग भी थे, लिपिक वर्ग भी थे और शिल्पकार भी थे। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। कोल्डिवा, जैसा कि पहले भी हम लोगों ने डिस्कस कर रखा है, कोल्डिवा कहाँ पर है? तो आधुनिक उत्तर प्रदेश में। चिरांद कहाँ पर है? जहाँ से हड्डियां मिली हैं हमको दोस्तों, जानवरों की हड्डियों का अवशेष हमें यहाँ से देखने को मिला है, हिरण का। तो यह है आधुनिक बिहार में। गुफकराल की बात करें तो यह कहाँ पर है? गुफकराल जो है दोस्तों यह है आधुनिक कश्मीर। और पय्यमपल्ली की बात करें तो यह कहाँ पर है? आधुनिक आंध्र प्रदेश में। तो ए का कितना होगा? ए का 3 होगा और बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का क्या हो जाएगा? 1। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3, 4, 2, 1। 3, 4, 2, 1 किसमें है? तो यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट है निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? सही पूछा जा रहा है दोस्तों कि सही कथन कौन सा है इसमें। तो मध्यपाषाण काल का समय जो है 15,000 साल पहले से लेकर 10,000 साल पूर्व माना गया है। तो याद रखना है जो दोस्तों, इसका कार्यकाल कब से कब तक माना गया है? तो इसका जो कार्यकाल है
12,000 वर्ष पूर्व से, याद रखना 15,000 नहीं बल्कि 12,000, 12,000 वर्ष पूर्व से लेकर 10,000 साल पूर्व तक इसका कार्यकाल माना गया है दोस्तों, याद रखना है। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया है। इस काल में बहुत छोटे हथियारों की प्रधानता बिल्कुल सही है कि इस काल में जो था बहुत ही छोटे हथियारों का प्रयोग किया जाता था, जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, माइक्रोलिथ के नाम से जानते हैं दोस्तों। छोटे छोटे हथियारों के कारण इसे मेसोलिथ के भी, सॉरी माइक्रो बुरा, मेसोलिथ के भी नाम से हम लोग इसे जानते हैं, याद रखेंगे। और याद रखना है मध्य पाषाण काल के दौरान पूरा पाषाण युग वाले औजार बनाए जाते रहे हैं। तो यह बिल्कुल सही है कि मध्य पाषाण काल के जो दौरान है पूरा पाषाण युग के औजार भी इस समय बनाए जाते रहे थे दोस्तों। राइट आंसर की बात करें तो इसमें केवल 2 और 3 ही सही है, राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य की स्थापना गंगा एवं इसकी सहायक नदी सोन के मध्य हुआ? तो गंगा एवं सोन के जो मध्य है किस राज्य की स्थापना किया गया था? तो मगध राज्य की स्थापना किया गया था दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित वक्तव्यों पर विचार कीजिए। कथन एक है कि 1885 में देश भर के 72 प्रतिनिधियों ने बंबई में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम बैठक में सम्मिलित हुए, ये बोला जा रहा है। तो यह स्टेटमेंट जो है दोस्तों बिल्कुल सही है कि 1885 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है, 72 प्रतिनिधि जो है बंबई में एकत्रित होते हैं और इसी के माध्यम से क्या होता है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की नींव रखी जाती है। कथन 2 है हमारा, संगठन के प्रमुख नेता कौन थे? तो दादा भाई नौरोजी बिल्कुल सही है, फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयब जी, WC बनर्जी, यानी इनका पूरा नाम है उमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी एवं अन्य प्राय बंबई और कलकत्ता के ही थे। तो यह भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है दोस्तों, सही कथन पूछा जा रहा है तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट जो है यहाँ पर सही है। नेक्स्ट है कि 1828 में एक विधवा कताई कामगार ने किस बंगाली अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का वर्णन किया था? इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। तो याद रखना है समाचार दर्पण में, राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाचार दर्पण में किया गया था। एक विधवा कताई कामगार ने क्या किया था? अखबार के नाम भेजे पत्र में अपनी दुर्दशा का क्या किया था? वर्णन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, अंग्रेजों से पहले देश के एक बहुत बड़े हिस्से पर किसका शासन था? तो किसका शासन था दोस्तों? तो बादशाह का शासन था, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मुगल बादशाह अंग्रेजों से पहले कौन थे? तो मुगल बादशाह यहाँ पर शासन किया करते थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, बिरसा का जन्म किस परिवार में हुआ था? तो बिरसा का जन्म जो है दोस्तों मुंडा परिवार में हुआ था, याद रखना है। मुंडा जो जनजाति है दोस्तों वह छोटा नागपुर क्षेत्र में निवास किया करती है और मुंडा जनजाति में ही जो है दोस्तों बिरसा मुंडा का जन्म हुआ था। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से यह कथन किसका है कि मैं सबके शत्रु और उत्पीड़क पर महाभियोग चला रहा हूं? तो यह किसका है दोस्तों? तो यह है एडमंड बर्ग का। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा एडमंड बर्ग। किस पे चलाया गया था यह महाभियोग? तो वारेन हेस्टिंग्स पर यह चलाया गया था एडमंड बर्ग के द्वारा महाभियोग। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, किसने यह ऐलान किया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा? तो यह ऐलान किसके द्वारा किया गया था? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह किया गया था रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। 1765 ईस्वी में क्या था? 1765 ईस्वी में मीर जाफर की मृत्यु हुई, तब कंपनी के इरादे बदल गए थे। कठपुतली नवाब के हाथों अपने खराब अनुभव को देखते हुए रॉबर्ट क्लाइव ने ऐलान किया था कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय संग्रहालय और राष्ट्रीय अभिलेखागार कहाँ स्थित है? तो यह कहाँ पर स्थित है? तो यह नई दिल्ली में स्थित है। राष्ट्रीय अभिलेखागार कब बनाया गया था? तो 1920 के दशक में यह बनाया गया था, ये पॉइंट आपको याद रखना है। नेक्स्ट है, साक्ची जो कि जमशेदपुर में है, को कई कारणों से इस्पात संयंत्र स्थापित करने के लिए चुना गया। निम्न में से कौन सा कारण सत्य है? सत्य पूछा जा रहा है आपसे दोस्तों कि कौन सा कारण जो है इसमें से सत्य है। तो यह स्थान बंगाल नागपुर रेल मार्ग पर कालिमी स्टेशन से मात्र 32 किलोमीटर की दूरी पर था, बिल्कुल सही है। यह स्थान लॉयस कोयला और मैंगनीज निक्षेपों के साथ साथ कोलकाता के निकट भी था, जहां विशाल बाजार उपलब्ध है। तो यह भी स्टेटमेंट सही है दोस्तों। और खड़कई और स्वर्ण रेखा नदियों से पर्याप्त जल की आपूर्ति होती थी। तो यह भी बिल्कुल सही है दोस्तों कि जमशेदपुर में जो
इस्पात संयंत्र लगाया गया था, इसका मुख्य रीजन यही था, ए, बी और सी। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है, किस कृषि में फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है? इंपॉर्टेंट सवाल है। तो यह है वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि में क्या होता है? फसल उत्पादन और पशुपालन बाजार में विक्रय हेतु किया जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। 31 नंबर क्वेश्चन है, एक तरफ सूची 1 में दिया गया जल विद्युत परियोजनाएं और उनसे संबंधित राज्य दिया गया। भाखड़ा नंगल बांध की अगर हम बात करें कि भाखड़ा नंगल बांध कहां पर है, तो किस राज्य में अवस्थित है, तो यह है हिमाचल प्रदेश। गांधी सागर की बात करें तो गांधी सागर कहां पर है, यह है मध्य प्रदेश। नागा अर्जुन की अगर हम बात करें कि नागा अर्जुन सागर जो जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है, तो यह है दोस्तों आंध्र प्रदेश में। और दामोदर नदी घाटी परियोजना जो है यह पश्चिम बंगाल का। राइट आंसर की बात करें तो ए का क्या हो जाएगा, ए का 3 हो जाएगा, बी का 4 हो जाएगा, सी का 2 हो जाएगा और डी का 1 हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3 4 2 1। 3 4 2 1 किस में है, तो यह है ऑप्शन सी में। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, इंपॉर्टेंट सवाल है। एक तरफ 1 है और उस 1 से रिलेटेड कौन से वहां पर पौधे पाए जाते हैं या वृक्ष पाए जाते हैं, ये आपसे पूछा जा रहा है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन में क्या पाया जाता है, कौन सा पौधा या वृक्ष पाया जाता है, तो इसमें पाया जाता है आबनूस। याद रखना इंपॉर्टेंट है। उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन, तो उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में क्या पाया जाएगा, तो यह पाया जाएगा इसमें सागवान। सागवान का जो वृक्ष है वह उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में पाए जाने वाला क्या है दोस्तों, वृक्ष है। शीतोष्ण सदाबहार वन, शीतोष्ण सदाबहार वन में कौन से पौधे या वृक्ष पाए जाते हैं, तो यूकेलिप्टस इसमें पाया जाता है। और शीतोष्ण पर्णपाती वन, इसमें जो पाया जाता है वो बांज पाया जाता है। राइट आंसर की बात करें, और ये सभी के सभी VBI क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखना है। NCERT से रिलेटेड ये सब फैक्ट्स दिए गए हैं यहाँ पर। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 3, बी का हो जाएगा 1, सी का हो जाएगा 4 और डी का हो जाएगा 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 3142। 3142 किस में है, तो 3142 है ऑप्शन डी में। 32 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी होगा। फिर सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। एक तरफ है महासागरीय धाराएं, दूसरे सूची में है संबंधित महासागर। तो गल्फ स्ट्रीम, गल्फ स्ट्रीम कहां पर है, तो गल्फ स्ट्रीम सभी को मालूम होगा, ये उत्तरी अटलांटिक महासागर में स्थित है। चलने वाली यह धारा है, उत्तरी अटलांटिक महासागर में चलने वाली गल्फ स्ट्रीम धारा है। फॉकलैंड की जो धारा है यह दक्षिण अटलांटिक महासागर में चलने वाली यह धारा है। पश्चिम ऑस्ट्रेलियन धारा, तो पश्चिमी ऑस्ट्रेलियन जो धारा है दोस्तों वह कहां पर चलती है, तो यह हिंद महासागर में चलने वाली जलधारा है। और ओयासियो की जो धारा है वो प्रशांत महासागर में चलने वाली समुद्री जलधारा है, याद रखना। तो ए का हो जाएगा दोस्तों 4। बी की अगर हम बात करें तो बी का कितना हो जाएगा, बी का हो जाएगा दोस्तों फॉकलैंड की अगर बात करें तो फॉकलैंड दक्षिण है, तो बी का हो जाएगा 3, सी का हो जाएगा 1 और डी का हो जाएगा दोस्तों 2। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा 4312। 4312 किस में है, तो यह है ऑप्शन सी में। नेक्स्ट, वायुमंडल की निम्न परतों में से कौन सी बादल विहीन है। बादल विहीन आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सी परतें जो है बादल विहीन है, तो याद रखना है समताप जो मंडल है वह बादल विहीन है, याद रखना है। और लगभग यह कितनी किलोमीटर ऊंचाई तक यह फैला हुआ है समताप मंडल, तो 50 किलोमीटर की ऊंचाई तक यह फैला हुआ है। यह जो है दोस्तों यह परत बादलों एवं मौसम संबंधी घटनाओं से लगभग क्या है, मुक्त है। और याद रखना है हवाई जहाज किस मंडल में उड़ता है, तो यह है समताप मंडल में। भूकंप को मापने के लिए उपयोग किए जाने वाले उपकरण का क्या नाम है, तो भूकंप को मापने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, तो सिस्मोग्राफ का उपयोग हम लोग करते हैं दोस्तों। वायुमंडलीय दाब किससे मापा जाता है, तो वायुमंडलीय जो दाब है बैरोमीटर से मापा जाता है, याद रखना है। थर्मामीटर से हम लोग क्या करते हैं, तापमान को मापते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों 36 नंबर, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है। असत्य इसमें से आपसे पूछा जा रहा है। महाद्वीपीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं एल्युमिनिया जैसे खनिजों से बना है, बिल्कुल सही है। सियाल से यह बना हुआ है, याद रखेंगे। SI मतलब हो गया दोस्तों सिलिका और AL मतलब हो गया एल्युमिनिया, ये स्टेटमेंट सही है। महासागरीय प्रॉपर्टी सिलिका एवं आयरन से बनी हुई, ये गलत है दोस्तों, यह बना हुआ है सीमा से, ठीक है। सिलिका और मैग्नीशियम से जो है दोस्तों
यह बना हुआ है महासागरीय प्रॉपर्टी, न कि सिलिका और आयरन से। तो यह स्टेटमेंट ही गलत है दोस्तों, राइट आंसर हो जाएगा बी। सी को भी देख लेते हैं। पृथ्वी की सतह प्रॉपर्टी के नीचे मेंटल होती है, बिल्कुल सही है कि पृथ्वी की सतह के नीचे मेंटल होता है। पृथ्वी की सबसे आंतरिक परत को कोर कहा जाता है, जो कि मुख्यतः निकेल एवं लोहे से बनी है। और मैंने आपको बताया था कि कोर जो है दो पार्टों में डिवाइड है। ऊपरी जो कोर है दोस्तों वह कैसा है, लिक्विड फेज में है, और निचली जो कोर है दोस्तों वह सॉलिड फेज में है। तो ये भी पॉइंट याद रखना है। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड। कथन है भारत के पूर्वी छोर पर स्थित तथा पश्चिमी छोर पर स्थित इन्हीं दो स्थानों के बीच के समय में लगभग 2 घंटे का अंतर है, बिल्कुल सही है। क्योंकि अगर पूर्वी छोर और पश्चिमी छोर की बात करें तो लगभग 30 डिग्री अक्षांश का अंतर देखने को मिलता है। और इसी 30 डिग्री सॉरी 30 डिग्री अक्षांश नहीं, देशांतर का अंतर हमको देखने को मिलता है। और इसी 30 डिग्री देशांतर के अंतर के कारण जो है दोस्तों 2 घंटे का अंतर पड़ता है। ये सही है। भारत के पूर्वी एवं पश्चिमी देशांतरों के बीच लगभग 29 डिग्री, कहीं कहीं पे 30 डिग्री भी लिखा रहता है दोस्तों, अंतर है। ठीक है, तो अगर हम बात करें दोस्तों 37 का, तो 37 का राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही है। और कारण जो है दोस्तों कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। कहीं कहीं पे 30 भी लिखा रहता है दोस्तों, कहीं कहीं पे 29 भी लिखा रहता है लगभग में, याद रखना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल। कथन है हमारा कि अटलांटिक महासागर के तट पोताश्रयों एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है, यह आपसे बोला जा रहा है। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि अटलांटिक महासागर के जो तट है वो पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति है। और यहाँ पर बोला जा रहा है क्या कि कारण इसका दिया है कि अटलांटिक महासागर के तट रेखा अनियमित एवं दंतुरित है, बिल्कुल सही है कि अटलांटिक महासागर के जो तट रेखा है वो कटे फटे हैं। इस कारण ये क्या होता है दोस्तों, पोताश्रय एवं पतनों के लिए आदर्श स्थिति पैदा करता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कथन और कारण दोनों सही, और कथन जो है कारण की सही व्याख्या कर रहा है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 38 का सी होगा। नेक्स्ट है ऋतुओं में परिवर्तन पृथ्वी की किस गति के कारण होता है। तो कल भी मैंने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था। पृथ्वी के परिक्रमण के कारण ऋतुओं में परिवर्तन होता है, और दिन रात किसके कारण होता है, तो घूर्णन के कारण। नेक्स्ट उत्तरी ध्रुव को दक्षिणी ध्रुव से जोड़ने वाली रेखा को किस नाम से जाना जाता है, तो ये देशांतर रेखा कहलाती है दोस्तों, याद रखना है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है किस ग्रह को पृथ्वी के जुड़वा ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। तो पृथ्वी का जुड़वा ग्रह किसे माना जाता है दोस्तों, तो यह माना जाता है शुक्र ग्रह को। नेक्स्ट है एशिया के दक्षिणी भाग की जलवायु है। तो एशिया के जो दक्षिणी भाग की जलवायु है वह विषुवत रेखीय जलवायु यहाँ पर पाया जाता है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए आवश्यक नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए कौन सा आवश्यक नहीं है दोस्तों, तो 43 का राइट आंसर हो जाएगा जल की जो उपलब्धता है इसके लिए आवश्यक नहीं, जबकि कुशल मानव संसाधन, कुशल प्रबंधन, आधारभूत संरचना ये सभी के सभी इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की स्थापना के लिए जरूरी है। नेक्स्ट है बोकारो लौह इस्पात केंद्र किस पंचवर्षीय योजना में लगाया गया था। इंपॉर्टेंट सवाल है, याद रखना है कि बोकारो जो इस्पात संयंत्र है वह तृतीय पंचवर्षीय योजना यानी तीसरी पंचवर्षीय योजना के दौरान तत्कालीन रूस के सहयोग से लगाया गया था। कब, 1964 में, याद रखना है। इस संयंत्र के लिए लौह अयस्क कहां से आता है, तो इस संयंत्र के लिए जो लौह अयस्क है वो उड़ीसा से इसको प्राप्त होता है दोस्तों, इस संयंत्र को लौह अयस्क। तो ये भी पॉइंट याद रखेंगे। किसके सहयोग से, तो पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से यह बनाया गया था 1964 ईस्वी में। नेक्स्ट है कृषि कार्य में शामिल है। तो कृषि कार्य में क्या शामिल है, तो भूमि को जोतना सही है, पशुओं को पालना बिल्कुल सही है, मछली पालन करना ये भी, ये सभी के सभी कृषि कार्य के अंतर्गत सम्मिलित है। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है हेमेटाइट किस खनिज का मुख्य अयस्क है। तो हेमेटाइट जो है दोस्तों लोहे का जो है दोस्तों प्रमुख अयस्क है, याद रखना। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। बहुत सारे हैं लोहे के, आपको मालूम होगा, हेमेटाइट है, मैग्नेटाइट है, लिमोनाइट है, सीडेर है, ये सभी के सभी लोहे के जो है दोस्तों अयस्क है। मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट सवाल है, VBI सवाल कर लेंगे कि मृदा में कुल कितने स्तर पाए जाते हैं। तो मृदा में कुल जो है दोस्तों 4 स्तर पाए जाते हैं, याद रखना है। नेक्स्ट है वर्ष भर, इसका फुल डिटेल जो है दोस्तों पीडीएफ में दिया गया है, आप वहां से इसको कवर कर लेंगे कि ये 4 स्तर कौन कौन से हैं। नेक्स्ट है
वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन क्या कहलाती है? तो वर्ष भर एक ही दिशा में बहने वाली पवन को अस्थाई पवन कहा जाता है दोस्तों। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अस्थाई पवन तीन प्रकार के होते हैं, याद रखना। अस्थाई जो पवन है तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं? व्यापारिक, व्यापारिक पवन, और कौन सा? पछुआ पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन, और ध्रुवीय पवन। ध्रुवीय पवन, व्यापारिक पवन, पछुआ पवन और ध्रुवीय पवन, ये सभी के सभी क्या है? अस्थाई पवनों के उदाहरण है दोस्तों, याद रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पृथ्वी का जलमंडल का हिस्सा है। तो जलमंडल कितना? तो लगभग 71% क्या है? जल है, और 29% भूभाग, 29% क्या है? भूभाग है। नेक्स्ट है, बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टान है? तो यह जो है दोस्तों किस प्रकार की है? तो यह आग्नेय चट्टान है बेसाल्ट। नेक्स्ट है, बिहार में गर्म जलकुंड कहाँ अवस्थित है? तो सभी को मालूम होगा कि गर्म जो जलकुंड है वह राजगीर में अवस्थित है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो जमीन के बड़े भाग को कागज पर दिखाने के लिए हम लोग दोस्तों छोटे मापक का इस्तेमाल करते हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, समताप मंडल होता है। तो समताप मंडल होता है तो ये आपसे पूछा जा रहा है कहां पर? तो वायुमंडल, वायुमंडल की ये पढ़ते हैं समताप मंडल। नेक्स्ट है कि समदिवा रात्रि होते हैं। तो समदिवा रात्रि जो है दोस्तों कब होता है? तो समदिवा जो रात्रि होता है 21 मार्च, याद रखना इंपॉर्टेंट है, 21 मार्च एवं 23 सितंबर को समदिवा रात्रि होता है। इस दिन क्या होता है? पृथ्वी का झुकाव ना तो सूर्य की ओर होता है और ना ही उसके विपरीत। इस दिन सूर्य का प्रकाश सभी अक्षांश रेखाओं को दो बराबर भागों में काटता है, याद रखेंगे। इसलिए दिन एवं रात की अवधि क्या होता है? समदिवा रात्रि किसे कहा जाता है? दिन और रात की अवधि इसमें क्या होता है? दिन और रात, दिन और रात की जो अवधि है दोस्तों वो कैसा होता है? दिन और रात की अवधि इसमें बराबर होता है। और ये कब होता है? तो 21 मार्च को होता है और 23 सितंबर को होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, याद रखना है आपको। नेक्स्ट है, भारत का संविधान हर भारतीय नागरिक को समान दृष्टि से देखता है। और इस संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करने को यह कह रहा है दोस्तों, पहला कि राज्य और उसके कानून के दृष्टि से किसी भी व्यक्ति के साथ उसकी जाति, लिंग, धर्म तथा उसके अमीर या गरीब होने के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। बिल्कुल सही है दोस्तों ये तो। नेक्स्ट है हमारा कि देश के हर वयस्क नागरिकों को चुनाव के दौरान समान रूप से मतदान करने का अधिकार है। बिल्कुल यह भी सही है। गरीबी और संसाधन का अभाव आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। तो यह भी बिल्कुल सही है कि गरीबी और संसाधनों का जो अभाव है आज भी भारतीय समाज में विषमता और असमानता के सबसे बड़े कारणों में से एक है। आपसे पूछा जा रहा है असत्य कौन सा होगा? तो इसमें जितने भी स्टेटमेंट दिए गए हैं सभी के सभी जो है दोस्तों सत्य, कोई भी असत्य नहीं है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में मीडिया की भूमिका के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका के बाद मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता है। बिल्कुल सही है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बाद मीडिया को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माना जाता है। दूसरा है कि संचार माध्यमों से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार काम कर रही है। यह भी बिल्कुल सही है कि संचार माध्यम से नागरिक जान सकते हैं कि सरकार किस प्रकार वर्क कर रही है। नेक्स्ट है कि लोकतंत्र में स्वतंत्र मीडिया सरकार की जनता के प्रति जवाबदेहिता सुनिश्चित करती है। यह भी स्टेटमेंट सही है कि लोकतंत्र में जो स्वतंत्र मीडिया है वह सरकार की जनता के प्रति जवाबदेही को सुनिश्चित करता है। स्वतंत्र मीडिया किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा करता है। तो आपसे पूछा जा रहा है स्वतंत्र जो मीडिया है, तो स्वतंत्र मीडिया किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा करता है। तो उपयुक्त में से कौन सा कथन सत्य है? तो स्वतंत्र मीडिया किसी भी विषय पर हर दृष्टिकोण से चर्चा करते हैं, तो यह भी स्टेटमेंट सही है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर की अगर हम बात करें तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। सभी के सभी स्टेटमेंट यहाँ पर जो है सही दिए गए हैं मीडिया के विषय में। नेक्स्ट है कथन, और कथन से रिलेटेड सवाल दिया गया कि कथन एक है कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हित को सुनिश्चित करना और सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक कर्तव्य है। ये बोला जा रहा है आपसे। तो यह बिल्कुल सही है दोस्तों कि हमारे संविधान के अनुसार लोगों के हितों को सुनिश्चित करना, सबके
सबको स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करना सरकार का प्राथमिक यह कर्तव्य है। दूसरा है कि भारतीय संविधान में स्वास्थ्य का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है। स्वास्थ्य के अधिकार को जीवन के अधिकार, जो कि किसके अंतर्गत दिया गया, किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत सम्मिलित माना गया। यह भी कथन सही है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर कथन से रिलेटेड सवाल है कि कथन एक है कि दलित एक ऐसा शब्द है जो निचली कही जाने वाली जातियों के लोग स्वयं को संबोधित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। दलित का अर्थ है कुचला हुआ या टूटा हुआ। कथन 2 दिया गया है हमारा कि ओम प्रकाश वाल्मीकि कब से कब तक इनका कार्यकाल है, 1950 से 2013। एक प्रसिद्ध दलित लेखक है। अपनी आत्मकथा जूठन में उन्होंने एक दलित बालक के रूप में बड़े होने के अपने अनुभवों को लिखा है। तो ये दोनों स्टेटमेंट जो दिए गए हैं दोस्तों बिल्कुल सही दिए गए हैं। राइट आंसर की बात करें, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। फिर कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है कि 2006 के अक्टूबर महीने में सरकार ने 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे को घर, ढाबा, रेस्तरां में या चाय की दुकानों आदि में नौकरी पर रखने की प्रथा पर क्या कर दिया था दोस्तों, पाबंदी लगा दिया था। ठीक है, तो यह स्टेटमेंट सही है दोस्तों, कथन सही दिया गया। कारण इसका दिया गया है कि सन 2001 की जनगणना के मुताबिक भारत में 5 से 14 वर्ष की उम्र के 1.2 करोड़ बच्चे विभिन्न व्यवसायों में नौकरी करते हैं। तो यह बिल्कुल सही है, कारण इसका यही था। और इसी कारण जो है दोस्तों 2006 में क्या किया गया, सरकार के द्वारा यह कदम उठाया गया था। तो कथन और कारण दोनों सही है। और कारण जो कथन और कारण दोनों सही, किंतु कारण जो है दोस्तों कथन की व्याख्या नहीं करा, सॉरी यहाँ पर कुछ मिस्टेक हो गया है दोस्तों। कथन और कारण दोनों सही है दोस्तों। और सन 2011 की जनगणना के मुताबिक ये बताया गया है कि 2011 की जनगणना के मुताबिक भारत में जो है 5 से 14 वर्ष की उम्र के 1.2 करोड़ जो बच्चे हैं विभिन्न व्यवसाय में नौकरी करते हैं। लेकिन इसके कारण ये कानून जो है दोस्तों नहीं लाया गया था 2006 में सरकार के द्वारा। तो कथन और कारण तो सही है दोस्तों, लेकिन कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। सॉरी, मैंने कारण का सही एक्सप्लेनेशन कथन से जोड़ दिया था। नेक्स्ट है क्वेश्चन हमारा कि भारत में न्यायपालिका की स्वतंत्रता के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। न्यायपालिका से रिलेटेड पूछा जा रहा है। तो याद रखना है कि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल दे सकती है। दूसरा है हमारा कि स्वतंत्र न्यायपालिका के लिए यह आवश्यक है कि सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। बिल्कुल सही है ये तो। और ये जो है दोस्तों स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है कि भारतीय संविधान में यह व्यवस्था की गई है कि विधायिका, कार्यपालिका जैसे सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल दे सकती है। कोई एक दूसरे के काम में दखल नहीं दे सकता दोस्तों, क्योंकि शर्ती पृथक्करण का सिद्धांत यहाँ पर लागू है। नेक्स्ट है कि हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है, इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत ही मुश्किल होता है। बिल्कुल सही है दोस्तों। असत्य पूछा जाता है, केवल एक सही है। ठीक है, हमारे यहाँ क्या है दोस्तों, मैं थोड़ा डिस्कस कर देता हूँ। विधायिका, कार्यपालिका, ये है विधायिका, ये है कार्यपालिका और ये है न्यायपालिका। तो हमने क्या किया है, कैसे अडॉप्ट किया संविधान में, तो विधायिका और कार्यपालिका को जोड़े रखा और न्यायपालिका को क्या किया है दोस्तों, स्वतंत्र रखा है। ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है, कार्यपालिका को विधायिका के प्रति जवाबदेह बनाया गया है हमारे यहाँ, और न्यायपालिका को क्या किया गया दोस्तों, स्वतंत्र रखा गया। नेक्स्ट है मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान की अंतरात्मा कहा जाता है। इसके संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। मौलिक अधिकार देश के सभी नागरिकों को राज्य की सत्ता के मनमाने और निरंकुश इस्तेमाल से बचाते हैं। बिल्कुल सही है। मूल रूप से संविधान निर्माण के समय कुल 6 मौलिक अधिकार थे। 6 नहीं था, बल्कि कितना था, 7 था। तो ये तो स्टेटमेंट गलत हो गया। मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है। तो मौलिक अधिकार के बारे में पूछा जा रहा है कि न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। तो यह जो है दोस्तों एक मिनट, मौलिक अधिकार जो है दोस्तों न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है। तो यह गलत है दोस्तों कि मौलिक जो अधिकार है न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय है, न कि परिवर्तनीय नहीं है। यह स्टेटमेंट गलत है कि मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा
मौलिक अधिकार जो है न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, परिवर्तनीय है दोस्तों, याद रखेंगे। तो ये तो गलत हो गया। 44वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया, बिल्कुल सही है कि 44वें संविधान संशोधन कब हुआ था? 1978 में। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार में तब्दील कर दिया गया था। असत्य आपसे पूछा जा रहा है कि इसमें से असत्य कौन सा है? तो उपयुक्त में से असत्य आपसे पूछा जा रहा है दोस्तों कि कौन सा कथन असत्य है। दोस्तों अगर इस क्वेश्चन की अगर हम राइट आंसर की बात करें तो इसमें 2 और 3 ये जो दिए गए हैं दोस्तों वो गलत दिए गए, लेकिन किसी भी ऑप्शन में 2 और 3 नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होना चाहिए कि असत्य पूछा जा रहा है, तो 2 और 3 इसमें गलत हैं दोस्तों, ठीक है, जो कि ऑप्शन में नहीं है। क्योंकि मूल रूप से संविधान में 6 मौलिक अधिकार थे, गलत है, 7 था, ये तो गलत है। और मौलिक अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्तनीय नहीं है, प्रवर्तनीय है दोस्तों, ये भी गलत है, ठीक है। और 1 और 4 तो सही ही है, तो इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं है दोस्तों। अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता उन्मूलन किया गया है, याद रखेंगे आप लोग। तो आर्टिकल 17 में क्या कहा गया? अस्पृश्यता उन्मूलन का प्रावधान है। 21 किससे रिलेटेड है? तो प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। आर्टिकल 18 किससे रिलेटेड है? याद रखना, उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत। और ये शोषण के विरुद्ध अधिकार से रिलेटेड है। इसमें कहा क्या कहा गया? मानव का दुर्व्यापार, दुर्व्यापार नहीं किया जा सकता। बलात् श्रम, आप जबरन किसी से काम नहीं करवा सकते हैं, यह प्रोटेक्ट किया गया है आर्टिकल किसके द्वारा? तो आर्टिकल 23 के द्वारा। यानी मानव की खरीद बिक्री और मानव से जबरन कार्य नहीं करा सकते हैं आप, ये किसके तहत दिया गया है राइट्स? अनुच्छेद 23 के तहत। तो ये महत्वपूर्ण फैक्ट है दोस्तों, याद रखना है। नेक्स्ट है, धर्म, मूल, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का प्रतिषेध किस अनुच्छेद में किया गया है? तो यह किया गया अनुच्छेद 17 में, अनुच्छेद 15 में। अभी हम लोगों ने अनुच्छेद 17 को देखा था, अस्पृश्यता का अंत था। ये 16 क्या है? तो लोक नियोजन के अवसर पर अवसर की समानता। तो ये जो है लोक नियोजन में अवसर की समानता से रिलेटेड है, याद रखना है। ये जो है अभी मैंने बताया, ये क्या है? उपाधियों का अंत, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट है, जलियांवाला बाग घटना कहाँ घटित हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को यह अमृतसर में यह घटित हुआ था। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ये ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, प्रश्न काल प्रारंभ होता है। इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, वीवीआई सवाल है। प्रश्न काल जो प्रारंभ होता है वह बैठक का पहला घंटा कहलाता है प्रश्न काल। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है हमारा, वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं? वर्तमान में राज्यसभा में कुल कितने सदस्य हैं दोस्तों? तो हैं इसमें 250 सदस्य। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब तो नया संसद भवन बन चुका है, उससे रिलेटेड सवाल आने की काफ़ी संभावना है। तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लोकसभा और राज्यसभा में नया जो संसद भवन बना उसमें कितने सीटें हैं लोकसभा की और राज्यसभा की, और कितने द्वार हैं। नेक्स्ट है, किसका कथन है कि मौलिक अधिकार हर संस्था व सत्ता के लिए बाध्यकारी हो जिसे विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है? तो यह किसका स्टेटमेंट है? तो ये भीमराव अंबेडकर का स्टेटमेंट है। बाबा भीमराव अंबेडकर जी ने कहा था कि मौलिक अधिकार हर संस्था व सत्ता के लिए बाध्यकारी हो जिसे विधि निर्माण की शक्ति प्राप्त है। नेक्स्ट है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति को इच्छानुसार धर्म को मान्य प्रचार करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है। यह प्रावधान कहाँ किया गया है? तो यह जो प्रावधान है वह मूल अधिकार में किया गया। राइट आंसर की बात करें तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। और धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से कहाँ तक दिया गया है? ये तो याद रखना है, आर्टिकल 25 से 28 तक जो है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है भारतीय संविधान में। नेक्स्ट है, धर्मनिरपेक्षता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व भारत में विद्यमान है? ये बोला जा रहा है, भारत में कौन सा तत्व विद्यमान है? भारत एक हिंदू राष्ट्र है, ये धर्मनिरपेक्षता को डिफाइन नहीं करता है। भारत में सभी धर्मों का संरक्षण प्राप्त है। भारत में सर्वधर्म समभाव की अवधारणा, ये बिल्कुल सही है। और भारत किसी भी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं देगा, ये सही, ये भी सही है। ये भी गलत है कि भारत सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त, भारत में सभी धर्मों को संरक्षण प्राप्त है, ये नहीं कहा जा सकता है। ये कहा जा सकता है कि भारत
किसी भी धर्म को राजकीय संरक्षण नहीं देगा। ये धर्मनिरपेक्षता का वास्तविक डिफिनेशन है भारत में। याद रखना है दोस्तों, काफी ये महत्वपूर्ण ये सब सवाल है, कंसेप्चुअल सवाल है, ध्यान में रखना है आपको। तो राइट आंसर की बात करें तो इसमें केवल 3 और 4 ही करेक्ट है। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड सवाल है। संविधान में अल्पसंख्यकों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया। पहला ही स्टेटमेंट गलत दे दिया गया है कि अल्पसंख्यकों को कोई संरक्षण नहीं दिया गया। अल्पसंख्यकों को संरक्षण दिया गया है किसके तहत? आर्टिकल 29 और 30, ये अल्पसंख्यक से रिलेटेड है, इनको संरक्षण प्रदान किया गया है फंडामेंटल राइट्स देकर। कारण है संविधान अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करता है, बिल्कुल सही है। कथन सही है लेकिन कारण गलत है दोस्तों। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है लोकतांत्रिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, एक निष्पक्ष स्वाधीन संविधान का अस्तित्व, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, स्वतंत्र जो है मताधिकार। इंपॉर्टेंट ये भी सवाल रहेगा, कंसेप्चुअल ये सब सवाल है दोस्तों, याद रखना है। राइट आंसर की बात करें तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतांत्रिक व्यवस्था को निरूपित करता है। एक निष्पक्ष संविधान का अस्तित्व, यह भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था को निरूपित करता है। और निष्पक्ष चुनाव प्रणाली, यह भी लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत है। और स्वतंत्र मताधिकार, यह भी जो है लोकतांत्रिक व्यवस्था का क्या है दोस्तों? प्रमोट करता है, याद रखेंगे। राइट आंसर की बात करें तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो किसी राज्य के मुख्यमंत्री की जो नियुक्ति है वह किसके द्वारा की जाती है? तो यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। इजी सवाल है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट है कथन और कारण से रिलेटेड मध्याह्न भोजन योजना समानता पर आधारित कार्यक्रम है, ये बोला जा रहा है। तो बिल्कुल सही है दोस्तों कि मध्याह्न जो भोजन योजना है वह समानता पर आधारित है। इस योजना से जातिगत भेदभाव में कमी आई है, तो बिल्कुल सही कि इस योजना से जो है दोस्तों जातिगत भेदभाव में क्या आई है? कमी आई है। और कारण जो है कथन की सही व्याख्या भी कर रहा है। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट है 74 नंबर की, भारत में 5000 से ज्यादा शहर हैं और 27 महानगर है। इन शहरों में निवास करने वाले भारतीय जनसंख्या के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कि हमारे देश के शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ व ठेलों पर सामान बेचते हैं, ये बोला जा रहा है। दूसरा है कि शहरों में बढ़ती जनसंख्या का एक प्रमुख कारण रोजगार की तलाश में गांव से शहरों की ओर पलायन है। बिल्कुल ये तो सही है दोस्तों कि शहरों में जनसंख्या क्यों बढ़ रही है? कि ज्यादा से ज्यादा लोग क्या कर रहे हैं? रोजगार की तलाश में गांव से शहर की ओर पलायन कर रहे हैं। शहरों में जनसंख्या का दबाव लगातार बढ़ रहा है, जो शहरों के नगरीकरण और वहां के वातावरण को क्या कर रहा है? प्रभावित कर रहा है। यह भी स्टेटमेंट जो है दोस्तों इसमें सही दिया गया है। और ये भी जो स्टेटमेंट है कि हमारे देश में शहरी इलाकों में लगभग 1 करोड़ लोग फुटपाथ एवं ठेलों पर सामान बेचते हैं, ये भी सही है। आपसे पूछा जा रहा है कि असत्य कौन है, तो कोई भी इसमें असत्य नहीं है दोस्तों, सभी के सभी सत्य है। नेक्स्ट है केरल के धार्मिक व व्यापारिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है असत्य है? असत्य पूछा जा रहा है, प्रश्न को पढ़ लें कि कौन सा असत्य आपसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले अरबी एवं यहूदी व्यापारी केरल आए, बिल्कुल सही है कि सबसे पहले जो है अरबी एवं व्यापारी यहूदी जो व्यापारी थे केरल आए थे। ईसा मसीह के धर्मदूत संत थॉमस 2000 वर्ष पहले यहाँ थे, तो ये भी बिल्कुल सही है कि ईसा मसीह के जो दूत थे, धर्मदूत थे संत थॉमस, वह 2000 वर्ष पहले यहाँ पर आए थे। इब्न बतूता ने यहाँ के मुसलमानों के जीवन का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में किया है, तो बिल्कुल सही इब्न बतूता जो है यहाँ के मुसलमानों के जीवन का विवरण अपने यात्रा वृत्तांत में यह करता है। किसके शासनकाल में इब्न बतूता आता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में यह आता है भारत। चीनी व्यापारी केरल नहीं आए थे, तो यह कहना गलत है। चीनी व्यापारी भी जो है दोस्तों केरल आए थे। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, ये होगा इसका राइट आंसर, ये असत्य है। नेक्स्ट है नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट सवाल रहेगा ये दोस्तों कि नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं। तो याद रखेंगे नगर निगम के आय के प्रमुख जो स्रोत है वह गृह व संपत्ति कर भी हैं, जल कर भी है, और सरकार द्वारा प्रांत वित्तीय सहायता जो अनुदान दिया जाता है वो भी है, और विभिन्न शुल्क गाड़ी रिक्शा ठेला आदि वार्षिक, ये भी जो है दोस्तों नगर निगम की आय के प्रमुख स्रोत माने जाते हैं। राइट आंसर की बात करें, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 77 नंबर क्वेश्चन, कथन और कारण से रिलेटेड सरपंच का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है, ये बोला जा रहा है। तो यह बिल्कुल सही है कि सरपंच का जो चुनाव है जनता द्वारा किया जाता है। कारण है कि ग्राम पंचायत सचिव की नियुक्ति सरकार द्वारा की जाती है, यह भी सही है। ग्राम पंचायत सचिव की जो नियुक्ति है सरकार द्वारा की जाती है, तो कथन और कारण सही, लेकिन कारण जो है दोस्तों ग्राम पंचायत का है, न कि सरपंच का। ठीक है, इसलिए कारण जो है कथन की सही व्याख्या नहीं कर रहा है। 77 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी होगा।
नेक्स्ट है जम्मू व कश्मीर में केंद्र शासित प्रदेश कब बनाएगा। तो कल भी मैंने बताया था 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू व कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया है। राइट आंसर हो जाएगा 78 का डी। 79 है भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा कब अंगीकृत किया गया था। तो कब अंगीकृत किया गया था, तो 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया था दोस्तों। और संविधान लागू कब हुआ था, तो संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, अंगीकृत कब अपनाया गया था संविधान को, 26 नवंबर 1949 को। और आज के डिस्कशन का हमारा लास्ट सवाल है कि भारत की खोज किसकी पुस्तक है। तो भारत की खोज डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये बोल रहा है डिस्कवरी और ऑफ इंडिया किसकी किसकी पुस्तक है, तो ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की पुस्तक है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। यह डिस्कशन आपको कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं दोस्तों। वीडियो में कुछ कमी रह गई हो तो वो भी बताएं। साथ ही साथ अगर वीडियो आपको पसंद आई हो दोस्तों, तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर करना ना भूलें। जो लोग हमारे चैनल से पहली बार आए हैं, जुड़े हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो का जो PDF है मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो आप जाकर वहाँ से आसानी से इसे देख सकते हैं, रिवीजन कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, थैंक यू।